हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तलवा क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का हमारा तीसरा चैप्टर है फिजियोग्राफी इन इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप। इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले इसके हम लोग पहला और दूसरा सेट कर चुके हैं और इसमें हम लोग आज तीसरा सेट करेंगे। पहले और दूसरे सेट में हम लोगों ने जो आपके क्या किया था, 25-25 आपके MCQs क्वेश्चन किए थे। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप जाकर देख लें। इसकी जो वीडियो है मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा। और यदि आपने अभी चैनल हमारे तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाए जाने वाले सीट फ्लड के सबसे संभावित कारण निम्नलिखित में से हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सीट फ्लड आखिर होते क्या हैं। सीट फ्लड वो फ्लड होते हैं जैसे यदि जो हमारा स्थान है जहाँ जिस जगह ज़मीन है वहाँ पे क्या होना, पानी अचानक से सूख जाना, पानी का अचानक से सूख जाना, या फिर जो बारिश है उसका तेज़ी से आना, अचानक से बारिश आ जाना। जो हमारी मिट्टी होती है, ठीक है, मिट्टी है उसका क्या होना, लूज़ हो जाना, सैंड लूज़ हो जाना, ये और या फिर सॉइल इरोजन होना। तो ये इसके मुख्य कारण होते हैं सीट फ्लड के। तो देखते हैं पहले हम लोग। पहला ऑप्शन है कम बारिश, तो ये आपका गलत हुआ। पानी का सूख जाना या पानी का तेज़ी से बरसना, ये होता है सीट फ्लड के कारण। चलिए दूसरा, अचानक उच्च तीव्रता की बारिश, तो ये आपका सही है, ठीक है। अगर तेज़ बारिश होती है तो सीट फ्लड ये है। आगे, खुरदरी वनस्पति के साथ रेतीली मिट्टी का ढीला होना, तो ये भी आपका सही है। तो 2 और 3 आपके सही आंसर होंगे। तो 2 और 3 तो सही ऑप्शन होगा हमारा सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखें हम लोग। भारत के पश्चिमी तटों में मुख्य रूप से गर्मी में बहुत अधिक वर्षा होती है। कारण आपको बताना है कि जो हमारे पश्चिमी तट है वहाँ पे गर्मियों में वर्षा आखिर क्यों होती है। तो पश्चिमी तटों पे क्या है, हमारा पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट पर्वत है। इसे हम लोग और क्या किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से, सह्याद्री के नाम से इसे जानते हैं। और इसी कारण जो है जो पश्चिमी तट हमारे हैं वहाँ पे गर्मियों में अधिक वर्षा होती है। तो सही आंसर हमारा होगा वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। इसका दूसरा नाम क्या है, सह्याद्री। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यहाँ पे जो बारिश होती है गर्मियों में, जो यहाँ पे बारिश होती है पहाड़ों पे, इस बारिश का नाम क्या है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसका नाम है और ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल ये है। चलिए आगे क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर कम से कम वर्षा होती है। तो देखिए भारत में ये लेह और जैसलमेर, यहाँ दोनों पे कम से कम वर्षा होती है, बहुत कम वर्षा होती है। लेकिन यदि दोनों ऑप्शन में दे रखे हो, कोई क्वेश्चन हो उसमें लेह और जैसलमेर दोनों दे रखे हों तो आपको लेह टिक करना है, ठीक है, लेह टिक करना है। क्योंकि जो लेह हमारा है ये कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है और यहाँ पे बारिश कम से कम होती है। जैसलमेर हालांकि रेगिस्तान में है, डेजर्ट में हमारा पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कभी कभी बारिश हो जाती है, बारिश भी होती है, लेकिन लेह में बिल्कुल बारिश नहीं होती है। इसलिए जो बी आपका ऑप्शन है वो सही होगा, बी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये हमारा लद्दाख है और ये राजस्थान में हमारा जैसलमेर में पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन, झारखंड में बारिश के लिए जिम्मेदार मानसून है। तो झारखंड में जो बारिश होती है उसके लिए जिम्मेदार मानसून है दक्षिण पश्चिमी मानसून, साउथ वेस्ट मानसून झारखंड में बारिश के लिए जिम्मेदार है। ये बे ऑफ बंगाल की एक शाखा है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल की एक शाखा है दक्षिण पश्चिमी मानसून, जिसके कारण झारखंड में बारिश होती है। मैं समझते हैं हम लोग। देखिए ये आपकी जो है ये आपकी दक्षिणी पश्चिमी मानसून है जो उड़ीसा से प्रवेश करती हुई झारखंड में बारिश करती है। चलिए आगे क्वेश्चन, खनिज संसाधनों में हिमालय क्षेत्र गरीब क्यों है। तो देखिए जो हिमालय क्षेत्र हमारा है, आप सभी को पता है कि सबसे यंगेस्ट माउंटेन है, सबसे यंगेस्ट माउंटेन है। और इसकी जो जो चट्टानें हैं वो हिलती डुलती रहती हैं, जो रॉक्स की हैं वो हिलती डुलती रहती हैं, क्योंकि इसका फॉर्मेशन हो रहा है अभी ये बढ़ रहा है। और इसकी जो क्लाइमेट है, ठीक है, इसका जो क्लाइमेट है वो कैसा है, इसकी क्लाइमेट कंडीशन भी स्टेबल नहीं है, क्लाइमेट कंडीशन स्टेबल नहीं है, जिस कारण इसको यहाँ पे क्या है, खनिज प्राप्त नहीं, जनक प्राप्त नहीं होता है, इस मामले में ये कम है। तो सही आंसर हमारा होगा हिमालय क्षेत्र में क्रिस्टली चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है। तो ए इसका सही आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के दो राज्य सबसे समृद्ध रूप से लौह अयस्क से संपन्न है। तो कौन से संपन्न है, तो बिहार और उड़ीसा, बिहार उड़ीसा जो है ये लौह अयस्क से संपन्न है। तो सी इसका सही आंसर है, ठीक है,
सी इसका सही आंसर है, बिहार और उड़ीसा। बात करते थी मेन स्टेट की, सबसे ज़्यादा लोग आय का उत्पादन कौन करता है, तो नंबर 1 पे उड़ीसा है, इसके बाद झारखंड, और झारखंड के बाद छत्तीसगढ़। देखिए जी, हम लोग मैम में समझे, ये आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और बिहार, झारखंड, ये 5 राज्य हैं यहाँ पे जो लोहे का उत्पादन सर्वाधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झारखंड के झरिया के रूप में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो झारखंड की जो झरिया है यहाँ पे मुख्य रूप से कौन सी खदान पाई जाती है, तो कोयले की खदान यहाँ पे पाई जाती है। कोयले की खदान जो है झारखंड में पाई जाती है, झरिया जो मुख्य रूप से झरिया में। झारखंड में एक और खदान है जो कोयले के ही उत्पादन के लिए जानी जाती है, उसका नाम है बोकारो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोकारो। झारखंड में जो है झरिया और बोकारो, ये 2 मुख्य रूप से खदान है। इससे झारखंड अकेले जो पूरे भारत का 40% जो है क्या करता है, कोयले का उत्पादन करता है। 40% जो है कोयले का उत्पादन करता है। यदि हम लोग बात करते हैं थोरियम की, ठीक है, थोरियम की, तो इसमें क्या है, ये अकेले पूरे भारत में केवल केरल में पाया जाता है, केरल में पाया जाता है। और केरल में पाया जाता है, ये मोनोजाइट सैंड वहाँ पे पाई जाती है, मोनोजाइट सैंड, मोनोजाइट रेत, वहाँ से इसको प्राप्त किया जाता है थोरियम को। अब बात करते हैं यदि गोल्ड की, ठीक है, गोल्ड, सोना, इसकी खदान कहाँ कहाँ पे है, तो देखिए एक खदान है हाल्टी, ये कहाँ, कर्नाटक में। और एक फेमस खदान और है कर्नाटक में ही, कोलार, ठीक है, ये भी कर्नाटक में है। यूपी में एक आपकी खदान है गोल्ड की, सोने की, इसका नाम है सोनभद्रा, ठीक है, सोनभद्रा, ये आपकी यूपी में। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि सोने की खदान आपको बतानी है। हम लोग कोयले की बात करते हैं, देखिए हम लोग झारखंड में हम लोग बात कर चुके हैं झरिया और बोकारो की। इसके अलावा हम लोग वेस्ट बंगाल में फेमस है खदान, उसका नाम क्या है, रानीगंज, ठीक है, रानीगंज। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कोरबा, और एमपी में है सिमलीपाल, सॉरी सिंगरौली। चलिए क्लियर है आपको। आगे क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में थोरियम का विश्व का सबसे बड़ा भंडार स्थित है, तो देखिए हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि भारत के किस राज्य में जो थोरियम का विश्व का सबसे बड़ा भंडार स्थित है, तो आपका केरल में, ठीक है, केरल में जो है विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार स्थित है भारत में, ये केरल में, ये आपका सही आंसर है। और केरल में किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये मोनोजाइट सैंड, कौन सी, मोनोजाइट सैंड, मोनोजाइट रेत जो है, इससे जो है थोरियम को निकाला जाता है, उससे ये प्राप्त किया जाता है। तो ए आपका सही आंसर होगा, ए। चलिए आगे क्वेश्चन देखें हम लोग। अब भारत के चार रेत तेल रिफाइनरियों के स्थानों पर व्यवस्था कीजिए और पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब आपको देखिए आपको क्या करना है, पश्चिम से पूर्व की ओर दर्शाना है, मतलब आपको इधर से लेकर चलना है। और इस प्रकार से आगे कौन सी आपकी खदान जो पड़ती है तेल रिफाइनरी, वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, कोयली, तो कोयली आपका कहाँ पे है, ये हमारा गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में। कोच्चि ये आपका कर्नाटक में है। पानीपत ये है हरियाणा में। और मथुरा सभी को पता है यूपी में। तो चलिए मैप में हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग देखिए मैप से क्लियर ज़्यादा हो जाएगा आपको। कोयली ये देखिए आपका गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में। इसके बाद कोच्चि केरल में, और इसके बाद पानीपत आपका हरियाणा, और पानीपत के बाद मथुरा, ये आपका यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो चलिए क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर देखते हैं। तो सबसे पहले आपका आएगा कोयली, इसके बाद कोच्चि, इसके बाद पानीपत, और इसके बाद मथुरा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो कोयली, कोच्चि, पानीपत, मथुरा, ए सही आंसर है आपका, ए आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय कोयले की विशेषता है, जो भारतीय कोयले की विशेषता। तो सबसे पहले देखिए हम लोग जानते हैं कि कोयला कितना प्रकार का होता है। तो कोयला होता है 4 प्रकार का, कोयला 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला एंथ्रेसाइड, एंथ्रेसाइड ऐसा कोयला है जो सबसे अच्छा कोयला होता है, ठीक है। कोयलों में सबसे अच्छा कोयला होता है तो एंथ्रेसाइड कोयला होता है। इसके बाद दूसरा कौन है, तो उसका नाम है बिटुमिनस,
इसके बाद लिग्नाइट, इसके बाद है पीट। सबसे खराब कोयला पीट होता है और कोयले के 4 प्रकार होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग। पहला देखते हैं उच्च राख सामग्री। तो भारतीय कोयले में उच्च राख सामग्री होती है, तो ए इसका पहला सही है। कम सल्फर सामग्री, तो भारतीय कोयले में कम सल्फर सामग्री भी होती है, दूसरा भी सही है, इसका सही आंसर है। लो एस फ्यूजन टेम्परेचर, कम राख संकलन, तो ये जी गलत है। जो भारतीय कोयला है वो कम राख संकलन तापमान की जगह हाई एस फ्यूजन टेम्परेचर करता है। ठीक है, तो पहला और दूसरा केवल आपका सही है इसमें। 1 और 2 ए आपका सही आंसर है, ए। ठीक है, ए इसका सही आंसर है। चलिए जी आगे क्वेश्चन। निम्न में से ब्राउन सेल के नाम से जाना जाता है। तो ब्राउन सेल के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, पीट, लिग्नाइट, ये चारों हैं कोयले के प्रकार हैं और कोयले के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है, और सबसे खराब कोयला होता है पीट। ठीक है, अब हम लोग आंसर देखें तो सबसे जो ब्राउन सेल किसे जाना जाता है? लिग्नाइट को। लिग्नाइट को जो है ब्राउन सेल के नाम से जाना जाता है, तो डी आपका सही आंसर है, डी। डी इसका सही आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अपनी तेजी से बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए कुछ का कहना मानना है कि भारत को थोरियम पर परमाणु ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में अनुसंधान और विकास करना चाहिए। इस संदर्भ में क्या लाभ होता है? तो पहले देखते हैं थोरियम पर यूरेनियम। थोरियम की तुलना में थोरियम जो है प्रकृति में कहीं अधिक प्रचुर मात्रा में, तो ये जी बिल्कुल सही है। आगे, प्रति इकाई द्रव्यमान खनन खनिज के आधार पर थोरियम यूरेनियम को पर उत्पन्न कर सकता है, तो ये भी सही आंसर है आपका। थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम हानिकारक अपशिष्ट पैदा करता है, तो ये भी आपका सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों आपके सही हैं, तो सही आंसर हमारा क्या होगा? डी हमारा सही आंसर होगा। 1, 2, 3 तीनों सही आंसर हैं, तो डी आपका सही आंसर है, डी। डी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो तमिलनाडु है। भारत में अगर लिग्नाइट कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कोई करता है तो तमिलनाडु उत्पादन करता है, तो डी इसका सही आंसर है, जो डी इसका सही आंसर है। देखिए बात करते हैं इसी तमिलनाडु की, तो ये हमारा तमिलनाडु है और ये जो है लिग्नाइट कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है पूरे भारत में। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखें। भारत की कुल कोयला उत्पादन में झारखंड का क्या योगदान है? झारखंड का कितने प्रतिशत योगदान है? तो 40%। ठीक है, 40% जो है भारत के कुल कोयले के उत्पादन में झारखंड प्रदान करता है। और इसमें जो 2 खदानें हैं पहले बता चुका हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ। झरिया, पहला झरिया और इसके बाद बोकारो, ये मुख्य खदानें हैं कोयले की जो झारखंड में हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि झरिया और बोकारो झारखंड की खदानें हैं, कौन सी? कोयले की। और झारखंड जो है कितना % जो है कुल कोयला उत्पादन करता है भारत में? तो ये 40% करता है, तो ए इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र की रचना करता है? तो भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र की रचना कौन करता है? तो ये करता है सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र है उसकी रचना करता है, उसके बारे में रिसर्च करता है, तो बी आपका आंसर सही होगा। बी इसका सही आंसर है, भारत का सर्वेक्षण। इसके बारे में बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर तो ये है देहरादून में। देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। बात करते हैं आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। और पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले अध्यक्ष थे अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम इसके पहले अध्यक्ष थे। तो चलिए जी इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा बी, सर्वे ऑफ इंडिया। आगे क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप मुख्यतः एक हिस्सा था, तो भारतीय जो उपमहाद्वीप है किसका हिस्सा था? तो भारतीय उपमहाद्वीप हिस्सा था गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का भारतीय उपमहाद्वीप हिस्सा था। देखिए जी हम लोग बात करते हैं यदि, तो देखिए लॉरेशिया और गोंडवाना 2 भागों में बटा था। इसमें जो लॉरेशिया में कौन आता था? एशिया का, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। और जो गोंडवाना लैंड में अफ्रीका, अराबिया, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आता था। इसलिए गोंडवाना लैंड में कौन सा आएगा आपका? इंडिया आएगा।
गोंडवाना में इंडिया आएगा। तो डी इसका सही आंसर है, डी इसका सही आंसर है। चलिए मगर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में, अरेबियन सी में जो है लक्षद्वीप स्थित है। और लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती, कावारती इसकी राजधानी है। देखिए जी, ये आपका लक्षद्वीप है और ये आपका जो है अरब सागर है, और इधर आपका ये बे ऑफ बंगाल और हिंद महासागर है। ये इंडियन ओशन है ये, और ये है अरेबियन ओशन। आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई तटीय सीमा नहीं है? तो कौन सा राज्य है इनमें तटीय सीमा नहीं है? तो देखिए, तटीय सीमा का अर्थ क्या है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है? भारत का जो समुद्र है उसमें कौन सी जो है ऐसा राज्य है जिसमें तटीय सीमा नहीं लगती है? तो वो है राजस्थान। राजस्थान जो है यहाँ पे कोई तटीय सीमा नहीं लगती है, सी इसका सही आंसर है। तटीय सीमा राजस्थान की कोई भी नहीं लगती है। देखिए जी, मैप में देखते हैं तो गुजरात जो है उसकी टी सीमा लगती है, लेकिन राजस्थान है इसकी सीमा नहीं लगती है। ये पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। बात करते हैं जी भारत की, तो जो इसकी जो पानी की जो है बाउंड्री है वो कितनी है? तो वो है 6100 किलोमीटर। ठीक है, 6100 किलोमीटर है। लेकिन यदि लक्षद्वीप और अंडमान द्वीप को मिला दिया जाए तब इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? तब इसकी लंबाई होती है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, 7516.6 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। और यदि हम लोग भारत की बात करते हैं, सरफेस की बात करते हैं कि सरफेस में इसकी बाउंड्री कितनी है, तो सरफेस में बाउंड्री इसकी है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए जी, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। द्वीप स्थित है, तो द्वीप आपका कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। द्वीप आपका गुजरात में स्थित है। दमन द्वीप जो है ये गुजरात में स्थित है। सी इसका सही आंसर है, सी इसका सही आंसर है। देखिए जी, ये है आपका गुजरात, और गुजरात में ही आपका है दमन एवं द्वीप पड़ते हैं, दमन एवं द्वीप पड़ते हैं। चलिए जी, आगे क्वेश्चन देखें। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? शिवकिला दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रा है, तो ए इसका सही आंसर है, ए। देखिए जी, ये कुछ जो हैं दर्रे हैं और इसकी जो लोकेशन और ये कितने एल्टीट्यूड में है, तो ये आपको याद रखना है। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके साथ पीडीएफ के साथ ही मैं ये फ़ोटो भी इसकी शेयर कर दूंगा, तो आपको इससे याद रखना जरूरी है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। किस हिमालय चोटी को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है, किसे ना जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट को जो है सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और माउंट एवरेस्ट है कहाँ? तो ये नेपाल में है। ठीक है, नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के लिए हम लोग बात करते हैं तो चीन में किस नाम से जाना जाता है? तो चीन में जाना जाता है चोमोलोंगमा, चोमोलोंगमा, चोमोलोंगमा माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखें हम लोग अब। देखिए ये आपका है माउंट एवरेस्ट, और कहाँ पड़ता है? नेपाल में। आगे क्वेश्चन, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी का नाम कौन सा है? तो सबसे पूर्वी चोटी है, इसका नाम क्या है? तो नामचा बरवा, ये इसका सही आंसर है। नामचा बरवा जो है हिमालय जो है सबसे उसकी पूर्वी चोटी नामचा बरवा है। और यदि पश्चिमी चोटी पूछ दी जाए तो इसका नाम क्या है? तो नागा पर्वत। नागा पर्वत पश्चिमी चोटी है और पूर्वी चोटी है नामचा बरवा। नामचा बरवा वह स्थान है जहाँ पे क्या होता है, आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, वो भारत में प्रवेश करती है। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में, और यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इसका नाम तब होता है दिहांग। क्या होता है? दिहांग। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जी, अन्नपूर्णा की बात करते हैं तो अन्नपूर्णा कहाँ है? तो ये आपका नेपाल में है। कंचनजंगा ये कहाँ है? तो ये सिक्किम में। माउंट एवरेस्ट बता चुके हैं, नेपाल में। क्लियर है? देखिए जी, ये है आपका नामचा बरवा। ठीक है, नामचा बरवा। आगे क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको इन ऑप्शन से बताना है, इन चारों ऑप्शन में से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इनमें से सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है नंदा देवी।
नंदा देवी इसकी में सबसे ऊंची चोटी है, सी इसका सही आंसर है। देखिए वैसे तो K2 है, नंदा देवी से ऊंचा है, लेकिन K2 पड़ता है पीओके में, K2 आपका पीओके में है। और नंदा देवी जो है ये बिना किसी, यदि हम लोग बिना किसी उसकी बात करते हैं लड़ाई झगड़े की, या फिर जो बाउंड्री हमारा है बिना लड़ाई के, तो ये K2, तो नंदा देवी मारा आता है, K2 आपका पीओके में पड़ जाता है, इसीलिए हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते हैं। वैसे यदि भारत की हम लोग बात करते हैं तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो कंचनजंगा है, ठीक है, कंचनजंगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 8,586 किलोमीटर, 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है। और K2 को हम लोग क्यों नहीं कंसीडर करते हैं, क्योंकि K2 जो है ये पीओके में है। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। नागा टिब्बा और महाबाद माउंटेन रेंज शामिल है, तो नागा टिब्बा बाद माउंटेन किस में शामिल है, तो लेज़र हिमालय में शामिल है, लेज़र हिमालय में शामिल है, जिसे हम लोग कहते हैं मिडिल हिमालय भी कहते हैं, मध्य हिमालय भी कहते हैं। और जो लेज़र हिमालय कौन सा हिस्सा पड़ता है आपका, जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश जो है ये जो लेज़र हिमालय कहलाता है। तो सी इसका सही आंसर होगा, सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी इसकी सबसे ऊंची चोटी है प्रायद्वीपीय भारत की, ए इसका सही आंसर है। धोलाबेटा की हम लोग बात करते हैं, धोलाबेटा क्या है, तो ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी ये उड़ीसा में है, उड़ीसा। और नीलगिरी वह स्थान है जहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट आपके मिलते हैं, जो कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं वह नीलगिरी वह स्थान है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, ये आपका अनाईमुड़ी है और जिसकी लंबा ऊंचाई है 2,695 मीटर, 2,695 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल तुरा क्लासेस ज्वाइन करें, वहाँ आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलते हैं, मिलते हैं चौथे सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।